हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम का एक पार्ट प्रैक्टिस सेट का करवा दिया है। आज दूसरा पार्ट इसका मैं करवाऊंगा। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 50 है, नगर पालिका अध्यक्ष या सदस्य पद की अवधि आरंभ होने के दिनांक से कितने माह के भीतर शपथ नहीं लेगा तो उसका पद रिक्त हो जाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हुआ है 3 माह, यानी विकल्प सी आपका सही है। नगर पालिका अध्यक्ष या सदस्य किसके समक्ष शपथ लेता है? तो किसके समक्ष शपथ लेता है? जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, उपरोक्त से कोई नहीं, तो लेता है जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष वह शपथ लेता है। नगर पालिका अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति कितने माह के भीतर की जानी आवश्यक है? 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 4 माह के भीतर। तो इसमें जो है 3 माह के भीतर उसकी नियुक्ति की जानी आवश्यक है। राज्य सरकार को किस धारा के अंतर्गत अध्यक्ष को हटाने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य सरकार को जो है अध्यक्ष को हटाने की शक्ति जो है धारा 48 के अंतर्गत प्राप्त है। नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध प्रारंभिक जांच के दौरान उसकी शक्तियों का प्रयोग करता है। नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध प्रारंभिक जांच के दौरान उसकी शक्तियों का प्रयोग करता है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देश अधिकारी, या तो ए या तो बी। तो इसमें से कौन सा सही है? यानी कि विकल्प आपका सी सही है, यानी जिला मजिस्ट्रेट नाम निर्देश अधिकारी। धारा 48 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष को हटाए जाने पर वह पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं रहेगा। हटाए जाने के दिनांक से 3 वर्ष, हटाए जाने के दिनांक से 4 वर्ष, हटाए जाने के दिनांक से 5 वर्ष, हटाए जाने के दिनांक से 10 वर्ष। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर सही है वह है सी, हटाए जाने के दिनांक से 5 वर्ष तक। ठीक। नगर पालिका के कर्तव्य किस धारा में दिए गए हैं? तो नगर पालिका के कर्तव्य जो हैं वह दिए गए हैं आपके धारा 50 और 51 में। धारा 50 और 51 में, यानी विकल्प ये सही है। नगर पालिका के उपाध्यक्ष का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। नगर पालिका के सदस्य के रूप में उसके पद के कार्यकाल की शेष अवधि, तीसरा विकल्प है ए एवं बी में से जो भी कम हो 5 वर्ष है नगर पालिका की शेष अवधि तक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हुआ सी, ए या बी में से जो भी कम हो। इसको सुमेलित करना है तो इसमें जान लीजिए कि पहले कौन सा विकल्प आपका सही है। तो इसमें विकल्प जो है आपका सी सही है। सी का मतलब ए का 2 और बी का 4, सी का 3, डी का 1। तो ए का 2 क्या है? 1 का 2, यानी पशुओं को सड़क पर भटकने देना या बांधना या कितने से दंडित होगा? या 250 रुपये से दंडित होगा जो ऐसा करेगा, यानी कि पशुओं को सड़क पर भटकने देगा और उसको बांधेगा नहीं। दूसरा है आपका नगर पालिका भूमि का पड़ाव आदि के रूप में अपराधीकृत प्रयोग। तो यह जो है इसमें है कौन सा विकल्प आपका सही है? तो इसमें से आपका विकल्प जो है 58 का सी सही था। तो इसमें सी के हिसाब से बी का 4, यानी बी का 4 जो है कौन सा होगा आपका 100 रुपये और 2 सिद्धि के लिए जिसमें अपराध जारी रखा जाए और 10 रुपये। ठीक। अपराधीकृत ज्वलनशील निर्माण या उसे रहने देना, तो इसमें इसके लिए कौन सा दंड दिया गया है? तो इसके लिए आपका जो दंड दिया गया है वह है सी का 3, यानी 25 रुपये और 2 सिद्धि के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए 10 रुपये। अब अगला जो है आपका उसके बाद डी का 1, यानी कि खंडजों और नगर पालिका की अन्य संपत्ति में अनधिकृत हस्तक्षेप जो ऐसा करेगा वो 1000 रुपये से दंडित किया जाएगा। ठीक। राज्य सरकार नगर पालिकाओं को विघटित करने हेतु शक्ति का प्रयोग कर सकती है यदि उसे प्रतीत हो कि नगर पालिका अधिरूपित कर्तव्यों को करने में चूक करती है, नगर पालिका शक्तियों का उल्लंघन करती है, नगर पालिका शक्तियों का उल्लंघन या दुरुपयोग करती है, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, नगर पालिका शक्तियों का उल्लंघन करती है। ठीक है। तो वह जो है नगर पालिकाओं विघटित करने शक्ति का प्रयोग कर सकती है कौन? राज्य सरकार। अगला जो है नगर पालिका का सदस्य अपना पदत्याग कर सकता है, गलत विकल्प का चयन करें। इसमें पूछा गलत विकल्प का चयन करना है। राज्य सरकार को संबोधित लिखत द्वारा त्याग पत्र जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में दिया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट इसकी सूचना तुरंत अध्यक्ष को देगा, तब अध्यक्ष उसे अपने पद से हटा देगा। तो इसमें गलत आंसर कौन है? डी, तब अध्यक्ष उसे अपने पद से हटा देगा। अध्यक्ष को ऐसी शक्ति नहीं है। राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी नगर पालिका सदस्य को हटा सकती है? धारा 12 घ और 13 घ में वर्णित किसी अनर्हता पर
उसने धारा 82 के अर्थ में कोई हित अर्जित किया है, दुराचरण का दोषी रहा, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है आंसर जो है उपयुक्त सभी, जितने भी आधार दिए गए हैं उनमें से किसी भी आधार पर उसको हटा सकता है नगर पालिका सदस्य को राज्य सरकार। इसको भी सुमेलित करना है। तो इसमें जो है आपका पहले जान लें कि कौन सा सही है। तो 62 का जो है आपका विकल्प जो है ए सही है। तो ए के हिसाब से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी जो जिसके सामने है वही सही है। तो खतरनाक तरीके से आग्नेय युद्ध यानी कि आयुध जो होते हैं अग्नि से संबंधी जो हथियार होते हैं चलाना, या आतिशबाजी छोड़ना, या खतरनाक खेल खेलना, अगर कोई ऐसा करता है तो कितने से दंडित किया जाएगा? 20 रुपये से। सड़कों पर बाधा पैदा करना तो 500 रुपये, और 2 सिद्धि के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रखा जाए 10 रुपये। सार्वजनिक भूमि की अनधिकृत खुदाई 500 रुपये, और प्रत्येक दिन के लिए 10 रुपये। स्वामी या अध्यासी द्वारा दुर्गंधित पदार्थ को हटाने में विफलता तो 500 रुपये, और प्रत्येक दिन के लिए 10 रुपये। यानी कि एक बार में 500 रुपये से दंडित किया जाएगा। अगर वह आदेश का फिर भी पालन नहीं करता है तो उसका प्रत्येक दिन के लिए 10 रुपये से दंडित किया जाएगा। अगला जो है आपका प्रश्न, अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में क्या असत्य है? तो अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में जो है आपका अध्यक्ष को निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष की उम्र का होना चाहिए। अध्यक्ष का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। बहिर्गामी अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। अध्यक्ष के निर्वाचनों पर इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे। तो इसमें जो है आपका जो है असत्य कथन है वो है ए, अध्यक्ष को निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है। यह गलत है, यह सिर्फ 30 आयु की भी आयु पूरी होना जरूरी है। अगला जो अध्यक्ष के पद की अनर्हता को इंगित कीजिए। उसे किसी कक्ष से निर्वाचक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए, चुने जाने हेतु तो अनर्ह नहीं होना चाहिए, धारा 13 घ उस पर लागू होनी चाहिए। तो इसमें जो है आपका ये जो है 13 डी जो है आपका सही है। इसमें अध्यक्ष राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग से किस प्रश्न पर पत्र व्यवहार कर सकता है? तो इसमें जो है विकल्प दिया नगर पालिका के विकास संबंधी प्रश्न पर, नगर पालिका गठन संबंधी प्रश्न पर, नगर पालिका के विघटन संबंधी प्रश्न पर, सामान्य लोकहित संबंधी प्रश्न पर। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, सामान्य लोकहित संबंधी प्रश्न पर जो है अध्यक्ष राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग से पत्र व्यवहार कर सकता है। अगला जो आता है आपका 66, अध्यक्ष को हटाया जा सकता है यदि उसने कर्तव्य पालन में चूक की हो। धारा 12 घ और 43 का में उल्लिखित अनर्हता प्राप्त कर ली हो, कर्तव्य निर्वहन में गंभीर अवचार किया हो, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी जो है आपका सही है, यानी विकल्प डी सही है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है जिला मजिस्ट्रेट को देगा, जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को देगा, वरिष्ठ नगर पालिका सदस्य को देगा, किसी भी सदस्य को दे सकता है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को देगा। अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को देगा। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में अविश्वास प्रस्ताव किसके समक्ष किया जाता है? जिला मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी। अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान नहीं। तो इसमें जो है नगर पालिका अध्यक्ष को उसके पद से के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो प्रावधान है वह नहीं है, यानी विकल्प डी जो है आपका सही है। विशेष संकल्प द्वारा कार्य करने के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो इसमें जो है 1/3, 1/4, 1/2, 1/6। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1/2, यानी कि विशेष संकल्प द्वारा कार्य करने के लिए 1/2 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी आधे सदस्य। विशेष संकल्प से अन्यथा किसी कार्य को करने के लिए कुल कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए जब विशेष संकल्प रहेगा, अगर कुल सदस्यों के आधे सदस्य की ज़रूरत है तो विशेष संकल्प से अन्य कोई अगर कार्य करना है तो 1/3 ही होगा। इसमें एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो अगला जो है आपका
ऐसे समस्त प्रश्नों जो नगर पालिका की किसी बैठक में उत्पन्न हो उसका विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, कुल सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, विशेष बहुमत से किया जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है? राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट, नगर पालिका की बैठक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है नगर पालिका की बैठक में जो है बजट पेश किया जाता है। अगला जो है आपका प्रश्न है 73। धारा 117 के अंतर्गत नगर पालिका के लिए भूमि का अर्जन करता है। तो जाहिर सी बात है कि नगर पालिका के लिए भूमि का अर्जन कौन करेगा? तो करेगा राज्य सरकार भूमि का अर्जन कर सकती है, यानी विकल्प बी आपका सही है। नगर पालिका को कर अधिरोपित करने की शक्ति किस धारा में प्राप्त है? यानी कि नगर पालिका जो है जो कर का अधिरोपण करती है वह किस धारा में ऐसा प्रावधान किया गया है? तो प्रावधान किया गया है धारा 128 में ऐसा प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत वह कर का अधिरोपण करती है। नगर पालिका का अधिरोपण के लिए विशेष संकल्प किसको भेजती है? नगर पालिका का कर अधिरोपण के लिए विशेष संकल्प किसको भेजते हैं? जिला मजिस्ट्रेट को, राज्य सरकार को, या तो ए या तो बी को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है राज्य सरकार को। धारा 137 के अंतर्गत कोई कर लोकहित के प्रतिकूल होने पर ऐसे कर को समाप्त या कम कर सकती है? राज्य सरकार, नगर पालिका, ए एवं बी दोनों, जिला मजिस्ट्रेट। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर ए, यानी राज्य सरकार उसको समाप्त या कम कर सकती हैं लोकहित के प्रतिकूल अगर कोई कर लगाया गया है तो। किस धारा में वार्षिक मूल्य की परिभाषा दी गई है? तो वार्षिक मूल्य की परिभाषा धारा 140 में दी गई है। धारा 141 के अंदर किसी भवन का निर्धारण सूची कौन तैयार करता है? नगर पालिका, नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत कार्यालय, या तो ए या बी नगर पालिका एवं राज्य सरकार। तो इसमें जो है भवन निर्धारण की सूची जो है वह तैयार करता है या तो नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत कार्यालय। साधारणतया नई कर निर्धारण सूची कितने वर्ष के लिए तैयार की जाती है? तो यह तैयार की जाती है साधारणतया 5 वर्ष के लिए, यानी विकल्प जो है आपका सी सही है। अगला जो है कर निर्धारण सूची में संशोधन या परिवर्तन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? नगर पालिका को, नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी को, या तो ए या तो बी को। तो इसमें विकल्प जो आपका सही है वो है सी, या तो नगर पालिका को, नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी को। कराधान से पीड़ित व्यक्ति अपील कर सकता है जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, राज्य सरकार द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष, या तो ए या तो बी के समक्ष, जिला न्यायाधीश के समक्ष है। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है सी सही है, यानी कि या तो वह जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष या राज्य सरकार द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष जो है अपील कर सकता है कराधान से पीड़ित व्यक्ति जो है। कराधान से अपील का प्रावधान किस धारा में है? तो कराधान से अपील का जो प्रावधान है वह धारा 160 में किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट या अधिकारी को अपील की सुनवाई के दौरान मामले के तथ्यों और उस प्रश्न पर जिस पर संदेह उच्च न्यायालय को निर्देश किस धारा के अंतर्गत करता है? तो वह करता है धारा 161 के अंतर्गत। कितना? धारा 161 के अंतर्गत। वहीं धारा 160 के अंतर्गत जो अपील का प्रावधान है और उच्च न्यायालय को निर्देश का प्रावधान धारा 161 में है। अपील में पारित जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से पीड़ित व्यक्ति को उपचार है। अपील में पारित जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से पीड़ित व्यक्ति को उपचार प्राप्त है। उसको कौन सा उपचार प्राप्त है? अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसको प्राप्त है पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। जिला मजिस्ट्रेट के अपीलीय आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश के दिनांक से कितने दिन के भीतर पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकता है? तो आवेदन करेगा 3 माह के भीतर, यानी विकल्प जो है आपका सी सही है। 3 माह के भीतर जो है वह जो है पुनर्विलोकन का आवेदन कर सकता है। यदि कोई भवन का निर्माण नगर पालिका की अनुमति के बिना एवं रेखांकन प्रस्तुत किए बिना करता है तो वह दोष सिद्धि ठहराए जाने पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। कितने से? जुर्माने से जो 200 रुपये तक हो सकेगा, जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, जुर्माने से जो 2000 रुपये तक हो सकेगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा, यानी विकल्प जो आपका सी सही है।
किसी भवन के निर्माण के लिए नगर पालिका से स्वीकृति किस धारा के अंतर्गत लेनी होती है? तो इसमें जो है आपको स्वीकृति जो है वो लेनी होती है धारा 180 के अंतर्गत, यानी विकल्प जो है आपका ए सही है। किसी निर्माण कार्य को रोकने तथा निर्मित भवन को गिरा देने की नगर पालिका की शक्ति किस धारा में है? तो यह शक्ति जो है धारा बी में है, यानी 186 में है। यदि कोई भी व्यक्ति नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित में से कोई कृत्य करता है तो उसे नगर पालिका को इस आशय का नोटिस देना होगा। अब इसमें जो है आपको गलत उत्तर चुनना है, ठीक है। इसमें कौन गलत है? किसी नए भवन का या किसी भवन के नए भाग का निर्माण करने, किसी भवन का पुनर्निर्माण करने या उसमें तात्विक परिवर्तन करने। अगला विकल्प है कोई कुआं बनाने या उसमें विस्तार करने, किसी भवन को तोड़ने या बंजर बनाने हेतु। तो इसमें जो आपका गलत आंसर जो है वो है आपका डी, किसी भवन को तोड़ने या बंजर बनाने हेतु। यदि किसी सड़क या नाली में सीवेज का अनुचित बहाव किया जाए तो दंड होगा। तो दंड कितने का होगा? तो होगा 250 रुपये मात्र। अगला जो है आपका सुमेलित करना है, तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है 91 का जो है वह डी सही है। तो डी के हिसाब से ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो ए का 4 जो है और बी का 3 और जो है सी का 2 और डी का 1। तो इसमें जो है हैजा, चेचक आदि की सूचना देने में विफलता, अगर कोई ऐसी सूचना देने विफल होता है तो 50 रुपये से दंडित किया जाएगा। संक्रामक विकार से ग्रस्त होते हुए कतिपय कार्य करना, तो अभी 50 रुपये से दंडित होगा। ऐसे कब्रिस्तान पर जिसे कब्रिस्तान या शमशान भूमि की मान्यता प्राप्त ना हो, 100 जलाना और 550 रुपये से दंडित होगा। नगर पालिका कर्मचारियों को बाधा पहुंचाना 1000 रुपये से दंडित किया जाएगा अगर कोई ऐसा कार्य करता है। अगर किसी व्यक्ति पर तुरंत मांग किए जाने पर देय कर से भिन्न कर बकाया है तो नगर पालिका ऐसी रकम वसूलने हेतु किससे आवेदन कर सकती है? राज्य सरकार से, कलेक्टर से, नगर पालिका अध्यक्ष से, एसडीएम से। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो कलेक्टर से, विकल्प बी सही है। बिना स्वीकृति के बने मार्ग में परिवर्तन करने और उसे तोड़ देने की नगर पालिका की शक्ति का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो यह किया गया है धारा 208 में किया गया है, यानी विकल्प डी सही है। क्या नगर पालिका किसी व्यक्ति को नालियों के ऊपर प्रक्षेप के लिए स्वीकृति प्रदान कर सकती है? तो ऐसा इसका जो विकल्प है वह है हाँ, यदि किसी उपविध में उपबंध हो, यानी विकल्प जो है सी सही है। अगला जो है 95, सार्वजनिक मार्गों आदि का निर्माण करते समय नगर पालिका का कर्तव्य निम्नलिखित सावधानियां बरतना नहीं है। स्पष्टता दर्शनीय बनाकर और आसन्न भवनों को सुरक्षित करके ऐसे निर्माण हेतु डंडे, जंजीर व खंभे लगाना, किसी चालू निर्माण कार्य पर पहरा रखकर कांस्टेबल की नियुक्ति करके। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है डी, कांस्टेबल की नियुक्ति करके, यानी कि सार्वजनिक मार्गों आदि का निर्माण करते समय नगर पालिका कर्तव्य कांस्टेबल की नियुक्ति करके जो है सावधानी बरतना नहीं है। अगला जो है आमोद स्थल के निर्माण की स्वीकृति देने के लिए नगर पालिका की शक्ति पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध नहीं है? विकल्प है यदि कोई आवासिक संस्था जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था जैसे कॉलेज, हाई स्कूल से संबद्ध 1 फरलांग के अंदर हो, यदि कोई सार्वजनिक चिकित्सालय जिसमें अंतरवासी रोगियों के लिए बृहद कक्ष हो से 1 फरलांग की दूरी पर, कोई अनाथालय जिसमें 100 या अधिक निवासी रहते हों के 1 फरलांग के अंदर, किसी मंदिर के 1 फरलांग की दूरी पर। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी किसी मंदिर से 1 फरलांग की दूरी पर। अब आमोद स्थल के निर्माण की स्वीकृति देने के नगर पालिका की शक्ति पर कौन सा प्रतिबंध नहीं है? तो उसकी शक्ति पर जो है, मान लीजिए कोई आमोद स्थल का निर्माण करना है तो उसकी शक्ति पर प्रतिबंध नहीं है कि किसी मंदिर से 1 फरलांग की दूरी पर वैसा आमोद स्थल निर्माण करने की वह अनुमति दे। ठीक। मार्गों का नामकरण कौन करता है? तो मार्गों का जो नामकरण है वह राज्य सरकार, विहित प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से नगर पालिका। तो विहित प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से नगर पालिका मार्गों का नामकरण करती है। अगला क्वेश्चन है
नगर पालिका मार्गों का नामकरण करने की शक्ति किस धारा में दी गई है? यानी कि नगर पालिका जो मार्गों का नामकरण करती है उसके लिए किस धारा में उसको शक्ति दी गई है? तो दिया गया है धारा 217 के अंतर्गत, यानी विकल्प बी सही है। किसी प्राइवेट मार्ग को सार्वजनिक मार्ग घोषित कर सकती है। कौन कर सकता है ऐसा? तो ऐसा कर सकते हैं राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट, नगर पालिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा कर सकती है नगर पालिका कि किसी प्राइवेट मार्ग को सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दे वह। किस धारा के अंतर्गत नगर पालिका प्राइवेट मार्ग को सार्वजनिक मार्ग घोषित कर सकती हैं? तो ऐसा वह करती है धारा 221 के अंतर्गत, यानी विकल्प जो है बी सही है। धारा 318 के नगर पालिका के आदेश की अपील होगी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष, राज्य सरकार द्वारा अधिकारी की नियुक्त न किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, ए या बी के समक्ष, जिला न्यायाधीश के समक्ष। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका सी, यानी कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष और राज्य सरकार द्वारा अधिकारी की नियुक्ति न किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष। अगला जो आपका प्रश्न है, धारा 324 के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा देय प्रतिकर के संबंध में विवाद होने पर विवाद का निर्धारण कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर, जिला न्यायाधीश, ए एवं बी दोनों, नगर पालिका अध्यक्ष। तो ऐसे विवाद का निपटारा करता है जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर करता है। नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसमें जो है नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद जो है वह दायर किया जाता है 326 के अंतर्गत, धारा 326 के अंतर्गत, यानी विकल्प डी सही है। नगर पालिका उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद संस्थित करने से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, न्यायालय के विवेकाधीन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा जो है नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद संस्थित करने से पूर्व जो है नोटिस दिया जाना आवश्यक है, यानी विकल्प ए सही है। जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी नोटिस द्वारा जनसाधारण से कोई कार्य करने या करने से विरत रहने के लिए दिया जाए और वह उसका अनुपालन करने में उपेक्षा करता है तो मजिस्ट्रेट से दोष सिद्ध ठहरा सकता है और कितने रुपए के जुर्माने से दंडित कर सकता है? तो उसको कर सकता है 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित कर सकता है, यानी विकल्प ए सही है। अगला जो है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा नगर पालिका द्वारा धारा 307 के अंतर्गत जारी नोटिस की अवज्ञा की जाती है तो मजिस्ट्रेट से दंडित कर सकता है। कितने से दंडित कर सकता है? 1000 रुपये के जुर्माने से, 2000 रुपये के जुर्माने से, 3000 रुपये के जुर्माने से, 4000 रुपये के जुर्माने से। तो उसको दंडित कर सकता है 1000 रुपये के जुर्माने से, यानी विकल्प ए सही है। नगर पालिका का पुनर्गठन होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो मान लीजिए कि नगर पालिका गठन नहीं हो तो उसकी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो उसकी शक्तियों का प्रयोग जो है वो करता है जिला मजिस्ट्रेट, यानी विकल्प ए सही है। धारा 315 के अंतर्गत अपराध का शमन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? अधिशासी अधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी को, ए एवं बी दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए एवं बी दोनों को, यानी कि 315 के अंतर्गत अपराध का शमन करने की शक्ति जो अधिशासी अधिकारी को भी है, स्वास्थ्य अधिकारी को भी है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो आप पुराने वीडियो को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सभी का लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करिए और जो भी वीडियो आप नहीं देखें उसको चाह करके वहाँ इत्मीनान से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।